कभी कभी हम रिश्तों की हदूद का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए वबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वो मेरे लिए बुलाना मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर नदीम जो उम्र में मुझसे छोटा था वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों के दरमियान काफी बेतकल्लफी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में बेपर्दगी को फितना करार दिया गया है। नदीम ने कई दफा मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा, भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है लगा दो। तो वो फौरन ही अपने कमरे से तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया था, बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। नदीम मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने नदीम के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। वाकई नदीम के मसाज में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी हाथ लगा लिया था। मैं मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ हो गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर नदीम एक 16 साल लड़का था। नदीम के अंदर बहुत ज्यादा बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे शोहर ने मुझसे कहा था कि इनके वालिद का बहुत जल्द इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से नदीम को बाप का प्यार ना मिल सका। उनकी माँ भी नदीम पर और घर पर बहुत कम तवज्जो दिया करती थी और नासिर तो यहाँ रहता ही नहीं था। इसलिए नासिर ने मुझसे कहा कि मैं आपसे नदीम का पूरी तरह ख्याल रखूं। मैंने नासिर से वादा कर लिया था कि मैं नदीम को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी की। मेरा शोहर नासिर दूसरे शहर में नौकरी करता था और वो महीने में 4 दिन के लिए ही घर वापस आता था। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर नदीम और अपनी सास के साथ गुजारती थी। नदीम अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करता मेरे पीछे घूमने लगता। नासिर के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम नदीम ही की जिम्मेदारी थी। नदीम कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। नदीम के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो नासिर को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाया करता या फिर बात का मौजू ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे नासिर से क्या मसला है, लेकिन मैं कभी ये सवाल ही नहीं कर पाई और बाद में मुझे इसका जवाब मिल गया। नासिर की अम्मा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला पेश नहीं आया था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन नासिर के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं नासिर के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। इसीलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। नदीम को मालूम था कि मेरे सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, इसलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था। लेकिन एक दिन नदीम कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी, इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपके मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने नदीम से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर नदीम कहने लगा कि अगर आप चले जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अब आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। नदीम को वाकई ही मेरी बहुत ज्यादा आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात गए तक एक साथ मूवी देखते। मैं नदीम की पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। नदीम मुझसे बेझिझक अपना हर मसला बयान करता। मैं नदीम के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम कर लेती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र किया करता था। नदीम को हल्के रंग के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो वो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता।
और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत ही खुश नसीब होगी जो उसका शौहर उसे अपनी पसंद के कपड़े डिजाइन करवा के देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुश नसीब थी क्योंकि मुझे नदीम कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता जिनसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती, और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन नदीम को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। गर्मी बहुत शदीद थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ अयां हो रहा था और मैं दुपट्टे से बेनियाज जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी कि जब अचानक ही नदीम पीछे से चला आया। मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। और उसके इस बेबाक तबसरे पर मैं शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी तो नदीम कहने लगा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और वो बावर्ची खाने से निकल कर चला गया। नासिर जब मुझे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों नदीम मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। नासिर बहुत खुश थे कि नदीम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी उन दिनों नासिर के साथ इतनी मगन होती कि मुझे नदीम का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। नासिर बस 4 दिन ही में मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और नदीम फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे जो कुछ भी कहे मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी का सामना हुआ। नदीम के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे कि जैसे हम पहले भी बहुत दफा मिल चुके हों। नदीम का एक दोस्त कह रहा था कि नदीम हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने नदीम से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। नदीम कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं नदीम की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। नदीम रोज रात को ही मेरा मसाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसीलिए एक रोज मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और नदीम से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़े ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नदीम मेरे साथ ऐसा भी करता है। मैं तो नदीम पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में नदीम मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बना कर लाया और चाय पीने के बाद नदीम कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि नदीम कमरे का दरवाजा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाजा खुलने की आवाज पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का डोर लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी बसारत पर यकीन ना आया। नदीम कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा और इसके बाद उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन निकाल कर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल दिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहोशी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के मसाज के बाद उसने अपने होंठों से मुझे चूमना शुरू किया और इसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के दरमियान मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा था। मैं उसके आगे बेजान थी और वो पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वो मेरी इज्जत को बुरी तरह पमाल कर गया था और ये सब देखकर मेरे कदमों तले जमीन नहीं रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उसे इतनी बेतकल्लुफ भी थी, लेकिन मैं ये कभी जान ही नहीं सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में ही बंद थी। जब वो कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा, भाभी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और इसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरे पूरी तरह रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था और कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से मोहब्बतों के लिए तरसता था और जब मैंने उस पर तवज्जो देना शुरू की तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वो मुझसे दूर नहीं रह सकता था और इसीलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था।
जब भी नासिर आता तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। नासिर से तो वो यूं भी पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि नासिर के अब्बा नासिर से मोहब्बत करते थे, पर इंतकाल से पहले उन्होंने ये घर भी नासिर के नाम पर कर दिया था। मेरा और नासिर का साथ उसे बहुत चुभता था, और वो जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर वो मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता कि जिससे वो मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के रंगों से मेरा छलकता वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मेरी खूबसूरती से घायल हो चुका था, वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे मजीद बेचैन कर देती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और जिंदगी भर उसके साथ रहूं। वो मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया ताकि मैं कुछ पुरसुकून रह सकूं। और वो मेरी चाय में भी नींद की दवा मिलाकर लाता, और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वो फौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को सिराब कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। नदीम और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पे थे, इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत को पमाल कर बैठे थे। नदीम की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब क्या कर दिया था? मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह नदीम पर डाली तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त कर रहा था। वो कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और जरूरियात का ख्याल न रखा, बल्कि सारे मोहल्ले की खाक छानती रही। वो पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ कर लिया। मैंने नदीम को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं वो माफ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती नदीम की नहीं है। वो वाकई ही रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वो अपनी हद बुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी बराबर की थी। मैंने कभी भी उसे सही और गलत नहीं बताया, और उसने जब मेरे लिए बेहुदा लिबास सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वो मेरा छोटा भाई नहीं था। मेरे और उसके बीच ना महरम का रिश्ता था, और मैंने इसी बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने नदीम से कहा कि बेहतर ये है कि वो मुझसे दूरी इख्तियार करे और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। नदीम ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं नासिर को खुद इतनी बड़ी सच्चाई बताती। नदीम बहुत शर्मिंदा था और वो अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी नजरों में गिर गई थी। मैंने फौरन नासिर को फोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वो खुद वापिस आए या मुझे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर नासिर पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन मैं जब बार बार इसरार करने लगी तो वो कहने लगे कि वो जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वो मेरी रहाइश का बंदोबस्त कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करें। मैंने नासिर से कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। नासिर ने वादा कर लिया था कि वो 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं नदीम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वो दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद नदीम यूं बेराह रवि का शिकार ना होता। नदीम अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है, और मैंने अपने और नदीम के रिश्ते की हद को बुला दिया था, और इसी का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास चला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक नामहरम के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को इससे ढांप कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं होती जितनी के बज़ाहिर नजर आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे के कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी।